कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम सीए हितेश बत्रा है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ अपील्स एंड डिवीजन्स। और ये चैप्टर रिलेट करता है सीए फाइनल से, प्लस जो लोग प्रैक्टिशनर है टैक्स के और जो लिटिगेशन रिप्रेजेंट करते हैं डिपार्टमेंट में अलग अलग अथॉरिटीज़ में। अब वो कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो को स्टार्ट करते ही आप वीडियो को पॉज करके नीचे एक बैकग्राउंड मटेरियल है इसका, जो आप पीपीटी देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसकी पीडीएफ फॉर्म में एक गूगल ड्राइव में मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको ये पीपीटी समझने में इजी हो जाए। और साथ ही कोरोना से बच के रहें। हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि कोरोना से बच के रहें, क्योंकि जान भी जहान भी मोदी जी कहते रहते हैं। और इसमें एग्जांपल नहीं दे रखे क्योंकि ये लोग दो कैटेगरी के लोगों के लिए बनाई जा रही है। एक तो जो सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, और जो जीएसटी में है, जो इनडायरेक्ट टैक्स में है काम कर रहे हैं। तो एग्जांपल्स उन दोनों को सीए वालों को तो अपनी बुक से ही रेफ़र करना है, जो स्टडी मटेरियल है जो उनके टीचर ने दे रखी है, और जो प्रैक्टिशनर हैं जॉब करते हैं उनको इंटरनेट से मिल जाए। या सबसे बढ़िया तरीका एडवांस रूलिंग देखो आप लोग, आपको एडवांस रूलिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि लॉ की कंप्लायंस किस हिसाब से हो रही है और ऑर्डर किस हिसाब से जनरेट हो रहे हैं वेरियस अथॉरिटीज़ के द्वारा। और एग्जांपल तो बता दिया आपको मैंने। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले सेक्शन 107 से स्टार्ट हो रहा है और 121 तक है, अपील्स एंड डिवीजन्स। अपील एंड डिवीज़न का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने रिटर्न फाइल करी, ठीक है। उससे पहले भी आपने रजिस्ट्रेशन लिया, रजिस्ट्रेशन जीएसटी में, तो जीएसटीएन मिला, फिर उसकी ड्यू डेट आई रिटर्न फाइल करने की, और आपने रिटर्न फाइल करी। जो भी ड्यू डेट है, जीएसटीआर 1 है, 3B है, 4 है, 7 है, जो भी रिटर्न का फॉर्मेट है, ठीक है। फिर आपने उसकी फाइल करी एनुअल रिटर्न। कब करी आपने? जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, उसके कंप्लीट होने के जो नेक्स्ट ईयर में जो सितंबर का मंथ आएगा, वो उसकी ड्यू डेट होती है एनुअल रिटर्न फाइल करने की। और फॉर्म 9 होता है, सबको पता है। 9C क्या होती है क्या नहीं होती उसको भूल जाओ, क्योंकि इस महीने ड्यू डेट एनुअल रिटर्न से स्टार्ट हो रही है, उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो रहे हैं, वहाँ से ड्यू डेट कैलकुलेट करके वो ऑर्डर की डेट बता रहा है कि कब तक ऑर्डर दे देना चाहिए अथॉरिटीज़ को, ठीक है। इसलिए ड्यू डेट का काम है एनुअल रिटर्न की। तो एनुअल रिटर्न फाइल हुई, फिर और ऑफिस ने स्क्रूटनी करी, जो भी सबसे बिगिनिंग लेवल पे है, जिसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं, उन्होंने ऑर्डर पास किया। फिर आपने ऑर्डर देखा, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जो सीए है, सीडब्ल्यू है, और जो भी लॉयर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीओपी है जिनके पास, वो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिपार्टमेंट में जाके, या जो एम्प्लॉयज़ हैं उस कंपनी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये सब लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट कौन करता है, सेक्शन 116 में लिखा हुआ, आप देखो, इनकी भी बात हम करेंगे। अब इसमें ना सब कुछ ब्लैक है, कोई रेड नहीं किया हुआ मैंने, कोई इग्नोर नहीं होने वाला, क्योंकि इसके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने रिप्रेजेंट किया और ऑर्डर पास किया, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर ये ऑर्डर ये मत पास करो, ये आप बहुत ज़्यादा पास करो, जबकि इतना बनता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एविडेंस भी दिखाया। नहीं कहता, ऑफिसर कहता है नहीं नहीं नहीं, यही ऑर्डर पास होगा। अब ऑर्डर वो पास हुआ, लेकिन वो एडवर्स इफेक्ट कर रहा है उस क्लाइंट को, जो उस रिप्रेजेंटेटिव का क्लाइंट है, जो सीए का क्लाइंट है, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका बिजनेस है। वो कहता है कि यार ये ऑर्डर सही पास नहीं हुआ है, इतनी उसको समझ है। तो अब वो रिप्रेजेंटेटिव अपील फाइल करता है उसकी हायर अथॉरिटीज़ में, ठीक है। यहाँ से मेन स्टोरी इस चैप्टर की स्टार्ट होती है कि अपील का मतलब क्या है, ठीक है, या उस ऑर्डर को रिवाइज करवाना है। अपील्स एंड डिवीजन्स, ठीक है, ये मीनिंग है यहाँ पे इसका। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। डेफिनेशंस: एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड टू पास एनी ऑर्डर और डिसीजन, ऑर्डर भी दे सकता है और डिसीजन भी दे सकता है, अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब सीजीएसटी एक्ट, ठीक है, क्योंकि एसजीएसटी, यूटीजीएसटी वो इसी के सिमिलर चलते हैं, इसलिए सीजीएसटी के एक्ट की बात करें। बट इसमें कौन नहीं आते? सीबीआईसी। सीबीआईसी मतलब नीचे जैसे देखा बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सीबीआईसी, और शॉर्ट में उसका हम बोर्ड बोलते हैं। इस चैप्टर में बोर्ड वर्ड यूज होगा मोस्टली। अपीलेट अथॉरिटी, जो इसकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की हायर अथॉरिटी होती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो अपीलेट अथॉरिटी के हायर अथॉरिटी होती है। डिविजनल अथॉरिटी वो इक्विवेलेंट होती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और डिविजनल अथॉरिटी दोनों अपीलेट अथॉरिटी पे जाके अपनी अपील फाइल करते हैं, डिपार्टमेंट भी और एसएससी भी। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग,
एडवांस रूलिंग, ये अलग चैप्टर है। चैप्टर वैसे बहुत छोटा है ये, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे एडवांस रूलिंग बहुत सारी आई हुई है, मतलब इतनी है कि आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी लेकिन एडवांस रूलिंग ख़त्म नहीं होगी। तो जितनी रेलिवेंट है आपके जो क्लाइंट से रिलेट करती है उतनी ही आप एडवांस रूलिंग की नॉलेज अपडेट कर लें, वो आपको बहुत बहुत काम आएगी। मैं बता रहा हूँ, पूरा जीएसटी पढ़ लिया आपने, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप काम कर रहे हो और एडवांस रूलिंग नहीं पता आपको, तो आप जीएसटी की नॉलेज नहीं रखते। अगर आप लिटिगेशन के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तब तो बिल्कुल नहीं रखते, क्योंकि एडवांस रूलिंग पढ़नी बहुत ज़रूरी है और वही आपकी जीएसटी की एक्सपर्टाइज जनरेट करेगी और आपको वही लाइफ लॉन्ग आपको अर्निंग भी करके देगी और क्लाइंट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको हेल्प करेगी। तो अच्छा, एडवांस रूलिंग जब आई, जिस अथॉरिटी ने एडवांस रूलिंग दी उसकी अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो और आपको लगता है कि यार वो एडवर्स इफेक्ट कर रहा है हमें, तो उस अथॉरिटी के अपीलेट अथॉरिटी भी है जिसको AAR बोलते हैं, वो है AAR और ये AAR। और लास्ट है अथॉरिटी रेफर्ड अंडर सेक्शन 171 सबसेक्शन 2। अब इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अब आप राइट साइड में देखो कुछ एक ब्रैकेट सा बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन विद द काउंसिल थ्रू नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट एन अथॉरिटी और एम्पावर एन एग्जिस्टिंग अथॉरिटी, कोई नई अथॉरिटी बना दी या एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को पावर दे दी अगर उसको ठीक लगता है जैसे गवर्नमेंट को, और वो क्या करेगी, एग्जामिन करेगी आईटीसी जो कि अवेल किया रजिस्टर्ड पर्सन ने, या जो टैक्स रेट में रिडक्शन हुआ है, कोई आइटम है मान लो जिसका 18% था या 28% था, बाद में वो 12 हो गया या 5 हो गया, तो भैया जो सप्लायर है वो रेट कम ही नहीं कर रहा, उसका मार्केट प्राइस तो उतना ही है, लेकिन टैक्स रेट कम हो गया तो मार्केट प्राइस भी तो कम होना चाहिए ना ओवरऑल, भाई वो कर ही नहीं रहा। अब ऐसी बसूड़ियों को पकड़ने के लिए जो अथॉरिटी बनाई जाएगी अंडर सेक्शन 171 और सबसेक्शन 2 में, और यही काम करेगी, वो देखेगी कि यार जब उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा क्लेम तो नहीं कर रहा वो, या टैक्स रेट कम हुआ है तो वो प्राइस में इफेक्ट कर रहा नहीं कर रहा, उसको कम कर रहा नहीं कर रहा, तो वही चीज़ वो देखने वाली है। प्रोविजनल अथॉरिटी 108 सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है, पहले हम एसएससी के लेवल पे बात कर रहे हैं कि एसएससी ने अपील फाइल की है सेक्शन 107 में, तो ऑर्डर आया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का और ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ, फिर वहाँ से लेकर 3 महीने के बीच में अपील फाइल की जा सकती है। ऑर्डर आ गया लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं हुआ तो भैया अपील का टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, तो इसलिए कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर इसमें डाला गया है। अपील का फॉर्म है APL 01। अब वो पोर्टल पे क्या आता है वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी लॉ में तो APL 01 लिखा हुआ है बाय दी SSC अगर अपील फाइल हो रही है, और साथ में भाई मैंडेटरी प्री डिपॉजिट है। अब आप देखो नीचे गैरो जा रहा है मैंडेटरी प्री डिपॉजिट का, अब ये कितना है, ये हम मैंडेटरी प्री डिपॉजिट एक टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें ही है। और जब अपील फाइल हो गई तो एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बी पार्ट, अपील बाय दी डिपार्टमेंट, किसको, अपीलेट अथॉरिटी का, जो भी अपीलेट अथॉरिटी होगी। ऑर्डर आया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, कम्युनिकेट हुआ ऑर्डर, और वहाँ से 6 मंथ्स के बीच में वो अपील फाइल कर सकते हैं या एप्लीकेशन डाल सकते हैं रिव्यू के लिए। APL 03 फॉर्म है, और भैया डिपार्टमेंट को कोई प्री डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट तो ले रहा है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन जो भी है, तो दे थोड़ी रहे, तो उनके लिए कोई डिपॉजिट नहीं है प्री डिपॉजिट। तो जो भी प्री डिपॉजिट की बात आएगी वो SSC ही करने वाला है, इस पूरी वीडियो में भी, लॉ में भी, और हर जगह आपको वही मिलेगा। 6 मंथ का टाइम पीरियड है और प्लस 1 मंथ, दोनों में कंडोन ऑफ डिले कर सकते हैं इफ़ सफिशिएंट कॉज टू बी शोन, ठीक है। लेकिन अगर अपील डिपार्टमेंट फाइल कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं वो आप देख लो, ये बॉक्स में बनाई हुई है, ये बड़ा सा अजीब सा बॉक्स बना रखा है मैंने साइड में। कमिश्नर ऑन मोशन या रिक्वेस्ट फ्रॉम SGST और UTGST कमिश्नर, इसमें CGST नहीं आया क्योंकि CGST कमिश्नर ने तो ऑर्डर पास किया है, और साथ में कोई SGST UTGST का कमिश्नर कह रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ये ऑर्डर एक बार देख लो, अपील फाइल कर रहा है या एप्लीकेशन डाल रहा है रिव्यू करने के लिए, ठीक है। एग्जामिन करेगा रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स टू सेटिस्फाई अबाउट द लीगैलिटी ऑफ प्रोप्राइटरी यानी कि समझदारी लगा के फाइल या ऑर्डर पास किया नहीं किया या ऐसे ही पास कर दिया, ठीक है, उसको चेक करने के लिए कमिश्नर में बाय ऑर्डर डायरेक्ट एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू अप्लाई टू AA, यानी कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से फाइल हो रही है तो कमिश्नर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को ऑर्डर देगा, कहेगा कि भाई तू हमारे बिहाफ पे अपील फाइल कर, बस इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, A पार्ट B पार्ट किए थे, ये उसी का C पार्ट है। C पार्ट में है यानी कि अपील प्रोसेस फॉलोड बाय AA यानी अपीलेंट अथॉरिटी। अब प्रोसेस क्या है, अपील तो हमने फाइल कर दी लेकिन प्रोसेस क्या चल रहा है भाई, कैसे प्रोसीडिंग चलने वाली है आगे, वो हम देखते हैं, ठीक है। ड्यूटी क्या है AA की, AA यहाँ पे मतलब कि अपीलेट अथॉरिटी की बात हो रही है। AA हैज़ टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, भैया
जस्टिस की बातें तो करोगे, अब ये थोड़ी है कि जो आपको ठीक लगेगा। जस्टिस के हिसाब से अब जज साहब हमारे इस पोजीशन पे, तो भैया थोड़ा सा सही से अपील, सही से ऑर्डर पास करना प्लीज़। और लगता है कि यार क्लाइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है बंदा, वो टाइम से नहीं जा पा रहा, तो एडजर्नमेंट करवा सकता है, लेकिन 3 बार तक करा सकता है। ठीक है, अगर कोई ग्राउंड दे रहा है और सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी बोले जा रहा है कि सर मेरे को मूवी देखने जाना है तो मेरे को एडजर्न करवा दो, भग जाए से वो तो नेक्स्ट हियरिंग में ही तेरे को ऑर्डर दे देगा, वो बिना सोचे बेस्ट जजमेंट करके दे देगा। तो ऑर्डर ऑफ डबल ए, अब ऑर्डर क्या देने वाले हैं हमारे अपीलेट अथॉरिटी साहब। और अच्छा, अपीलेट अथॉरिटी इसकी हायर अथॉरिटी है कमिश्नर लेवल की, एक्चुअली कमिश्नर ही होते हैं अपील लेवल पे। ठीक है, लेकिन अभी जैसे डी पार्ट में देखोगे आप, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर, अगर ये लोग के अगेंस्ट अपील फाइल हो रही है तो कमिश्नर अपील्स देखते हैं, या डिप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल हो रही है तो जॉइंट कमिश्नर अपील एक होता है, वो ये सारी प्रोसेस नहीं देख रहा, वहाँ पे वो ये जॉइंट कमिश्नर अपील्स आपका डबल ए माना जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फर्दर। अब ऑर्डर क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि फर्दर इंक्वायरी करानी है, या ऑर्डर दे रहा है जिसमें वो कंफर्म, मॉडिफाई और एनल यानी कि नील कर रहा है वो बेसिकली उसकी डिमांड को, मतलब रद्द कर देगा जिसको बोलते हैं हिंदी में कि, और किसके ऑर्डर को, जो उसके सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, द डिसीजन और ऑर्डर बट शैल नॉट रेफर द केस बैक टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। भाई अब उसके पास केस आ गया डबल ए के पास, तो भैया वो ही या फाइनल करने वाला है, वो वापस रेफर नहीं करेगा। कई बार क्या होता है केस रेफर बैक हो जाता है और वो ट्रिब्यूनल लेवल पे होता है, यहाँ पे नहीं होगा, वो हम ट्रिब्यूनल पढ़ेंगे, ट्रिब्यूनल का तब पता चलेगा। डबल ए कैन इंक्रीज द रिगोर, इट मीन्स एनहांस पेनल्टी और फी और फाइन इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन और कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और ग्रेटर वैल्यू। ठीक है भाई, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रिफंड और आईटीसी और आपका रिफंड एडजस्ट कर सकता है, लेकिन पहले अपॉर्चुनिटी देगा ऑफ बीइंग हियर। ठीक है, अगर डबल ए इज ऑफ थर्ड पार्ट, if double A is of the opinion that they tax not paid, short paid, additionally refunded, or ITC wrongly paid or utilized, then no order shall be giving requiring appellant to pay such tax unless show cause notice, यानी कि opportunity of being heard against proposed order of double A and order is passed within a time limit 77। भाई 73 74 वाला सारा वही प्रोसेस है, आप देखोगे ना आपको वही सेम मिलने वाला, बस इसमें एक बात उसको लिंक कर रखा है यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी से, बस और कुछ नहीं। अब आपने जो अपील फाइल किया है डबल ए के पास और उसने जो ऑर्डर दिया है तो उसको एक नाम दिया 4th पॉइंट में, ऑर्डर इन अपील। ऑर्डर इन अपील शैल बी ए स्पीकिंग ऑर्डर जिसमें फैक्ट्स और रीजन फॉर द डिसीजन बताए जाएंगे। लॉ कहता है कि एडवाइजरी टाइम लिमिट है 1 साल की जब आपने अपील फाइल करी है, बट कई बार एक्सटेंड हो जाता है, तो ये नहीं है कि आप उसकी गर्दन पकड़ लोगे, नहीं सर आपका डीम टू बी कंक्लूडेड हो गया, ऐसा नहीं है, वो टाइम अगर एक्सटेंड होता है तो हो जाता है, लेकिन एडवाइजरी टाइम लिमिट है। यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट तरीके से बोला हुआ है कि भैया 1 साल आपके पास, कर लेना प्लीज़, नहीं कर पाओगे तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा तो कोई बात नहीं ये भी नहीं है यहाँ पे। द पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल। अच्छा, अब मान लो कि इसका द पीरियड ऑफ स्टे ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल और कोर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड। ये जो एडवाइजरी टाइम लिमिट दी हुई है ना, ये जो अपील तो फाइल हो चुकी है, अब उसकी नेक्स्ट अपील हम फाइल कर रहे हैं, उससे पहले हमने कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से स्टे ले लिया, तो वो पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा एडवाइजरी टाइम लिमिट ऑफ 1 ईयर से। ऑन डिस्पोजल ऑफ अपील ए शैल कम्युनिकेट द ऑर्डर टू अपीलेंट। अच्छा भैया, ऑर्डर तो पास हो गया, अब किसको बताएगा, अपीलेंट को, रिस्पोंडेंट को और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। रिस्पोंडेंट वो होता है जैसे मैंने अपील फाइल किया है और आपके अगेंस्ट फाइल करिए जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, और जो अथॉरिटी है, और मैंने जब आपके अगेंस्ट अपील फाइल करी है, मैंने कहा कि डिपार्टमेंट, मतलब बेसिकली मैं डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल करता हूँ, मैं एसएससी हूँ, और जब मैंने अपील फाइल करी है तो आपको भी एक क्रॉस ऑब्जेक्शन की मेमोरेंडम फाइल करनी पड़ती है, यानी कि वो रिस्पोंडेंट होता है जो मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करता है, यानी कि जिसके अगेंस्ट अपील फाइल किया है, यानी कि बेसिकली डिपार्टमेंट यहाँ पे करता है जनरली। और कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट अपील फाइल करता है तो हमें वो रिस्पोंडेंट बना दिया जाता है, तो हमें उसके रीज़न देने पड़ते हैं, यानी हमें मेमोरेंडम ऑफ ऑब्जेक्शन फाइल करनी पड़ती है, कॉपी देनी पड़ेगी जुडिशियल और कमिश्नर को, और जो भी अथॉरिटी इसके डेजिग्नेट की गई है इसके बिहाफ पे। एवरी ऑर्डर पास बाय डबल ए शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अच्छा, इस चैप्टर में जो भी ऑर्डर पास होने वाला है वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, और बोलेगा कि आपको नेक्स्ट अपीलेट फोरम में आप उसकी अपील फाइल कर सकते हो, यही है। अब डी पार्ट मैंने बता दिया था, अगर ऑर्डर दिया एडिशनल जॉइंट कमिश्नर ने तो उसकी अपील फाइल होगी कमिश्नर अपील्स के अंडर, लेकिन अगर डिप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है तो जॉइंट कमिश्नर अपील्स में उसकी अपील फाइल होगी, यानी कि कमिश्नर अपील्स और जॉइंट कमिश्नर अपील्स ये आपकी डबल ए है इस सेक्शन के अंडर। कुछ रह तो नहीं गया? ठीक है। अब आपका है पावर ऑफ डिविजनल अथॉरिटी, सेक्शन 108 आपका बार बार यूज़ होने वाला है, कहीं ना कहीं यूज़ होता ही रहता है कि भाई बोलते हैं आपने ऑर्डर पास कर दिया तो डिविजनल अथॉरिटी उसको देख रही है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे ये पार्ट। ऑर्डर पास बाय सबऑर्डिनेट, कोई भी हो सकता है, आपका
क्या बोलते हैं, जो हमने देखा अभी, असिस्टेंट हो सकता है या डेप्यूटी हो सकता है, जॉइंट हो सकता है, एडिशनल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऑर्डर पास बाय द सबऑर्डिनेट्स। आरए में, आरए यहाँ पे ये है कि आपका रिविजनल अथॉरिटी। एक मिनट, आरए आपका ओन मोशन से या कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, या SGST UTGST कमिश्नर। अब CGST नहीं आएगा क्योंकि CGST में ही रिविजनल अथॉरिटी है, वहीं पे ही हमने अपील फाइल हो रही है हमारी, सॉरी रिवीजन हो रही है। तो बाकी कोई कमिश्नर आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर तो 3 होते हैं, CGST, SGST, UGST, और हो सकता है IGST की भी रिक्वेस्ट करें। कॉल फॉर एंड एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। अब आ रहे कोई भी रिकॉर्ड्स मांग रहा है, कह रहे कि ले आओ जो भी आपके प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड में क्या क्या आता है, जो भी अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय आरए के आगे जो जो रिकॉर्ड उसके रिप्रेजेंट होगी, उसकी फाइल होगी, जो सारी डिटेल्स होगी, ये तो ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है, हार्ड कॉपीज हो सकती है। तो वो सारी जब उसके सामने अवेलेबल है, वो है रिकॉर्ड्स बेसिकली, और उस रिकॉर्ड्स को ही मांग रहा है वो, ताकि वो एग्जामिन कर सके प्रोसीडिंग्स के लिए। और अब आता है कि आरए, थर्ड पॉइंट में, आरए इज ऑफ द व्यू दैट डिसीजन ऑर्डर पास बाय सबऑर्डिनेट इज गलत है, एरनस है, और इन सो फार एज इट इज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू के अगेंस्ट भी है, इलीगल है, इम्प्रॉपर है, मतलब पूरा ही नहीं है, कंप्लीट नहीं है, नॉट टेकन इनटू मटेरियल फैक्ट्स ही नहीं है उसके अंदर, जबकि लेने चाहिए। तो रिवीजन अथॉरिटी खुद ही ऑन मोशन के थ्रू या इन्फॉर्मेशन या SGST UGST कमिश्नर के रिक्वेस्ट है, वो आपका रिवाइज कर सकता है। तो हम थे वेदर अवेलेबल द टाइम ऑफ इशुएंस ऑर्डर और नॉट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय द CG। ठीक है, RMS ने स्टे, अच्छा, RA may, if necessary, stay the operation of such decision order for the such period as deemed fit। जो पिछली ऑर्डर दिया पिछली अथॉरिटी ने, और RA को लगता है, रिविजनल अथॉरिटी को, कि चलिए यार उस ऑर्डर पे स्टे लगा देते हैं, ताकि रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट ना हो जाए, उसकी संपत्तियाँ, उसकी एसेट ना बेच बाज दे, बैंक सीज ना कर दे, उसकी FD WD जितनी चीज़ें हैं, इंश्योरेंस वगैरह, वो सीज ना हो जाए। ठीक है, उसके कहते हैं कि चलो ठीक है, आप स्टे लगा दो उस ऑपरेशन पे जो आपका रिकवरी प्रोसीडिंग है, इसलिए RA का नाम यहाँ पे आया। तो कहता है कि चलो ठीक है, आरए ने देख लिया, अब आरए अपॉर्चुनिटी देगा, इंक्वायरी भी कर सकता है। अच्छा, मान लो अपॉर्चुनिटी दी उसने, आरए गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड एंड देन, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दे दी, उसके बाद ये हो रहा है, अपॉर्चुनिटी देने के बाद इंक्वायरी भी उठा सकता है। पास सच ऑर्डर एज ही थिंग्स जस्ट एंड प्रॉपर इंक्लूडिंग एनहांसिंग, मॉडिफाई और एनल, बढ़ा सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या रद्द कर सकता है, एनल कर सकता है। द सैड डिसीजन ऑर्डर, decision includes intimation given by long rank officer then RA shall issue summary of order। अच्छा भाई, अब जो उसने ऑर्डर दिया है RA ने, उसकी एक समरी बना के देगा, और उसमें अमाउंट भी बताएगा कि यार ये डिमांड है और ये कंफर्म है। RA if RA's order likely to affect person adversely then opportunity be here। ठीक है, अगर लग रहा है कि यार पर्सन को इफेक्ट कर रही है, वैसे जनरली वो देते ही हैं, बट उसको लग रहा है कि यार उसको एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रही, तो वो देगा ही नहीं अपॉर्चुनिटी। लॉ में तो यही लिखा है, बाकी वो देगा तो सही, जनरली तो यही लगता है भाई, इतना तो चांस देते ही हैं। अगर लॉ में चाहे, लॉ में लिखा है तो देना ही पड़ेगा, और नहीं लिखा है तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर अगर उसको उसके अंदर होगा तो वो दे देगा भाई। एवरी RA ऑर्डर शैल बी सब्जेक्ट टू फर्दर अपील टू ट्रिब्यूनल। अच्छा भैया, आप कोई भी RA ने ऑर्डर पास किया तो ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और कहीं ना कहीं हम अपील फाइल कर सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप फाइल कर सकते हैं, पहले ट्रिब्यूनल पे, फिर हाई कोर्ट पे, फिर सुप्रीम कोर्ट पे। अगर ट्रिब्यूनल पे फाइल करने के बाद ऑर्डर आए ट्रिब्यूनल का और प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, ये है रूल। आगे देखते हैं। और जो भी ऑर्डर RA देगी वो फाइनल बाइंडिंग होगा पार्टीज पे। ठीक है, फेटर्स। अब फेटर्स यार क्या होता है, मैंने पहली बार सुना होगा, मतलब CA में पढ़ा था, ध्यान नहीं था, तो मैंने फिर दोबारा पढ़ा कि फेटर्स है क्या। फेटर्स टू द पावर ऑफ रिवीजन। भैया रिविजनल अथॉरिटी कुछ भी करे जा रही है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन तो होंगे उन पर, कुछ लिमिटेशन लगाई होगी, उसी लिमिटेशन को फेटर्स बोलते हैं, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस, यानी रिस्ट्रेन करना। RA शैल नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिवीजन इफ ऑर्डर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू अपील। अब कोई ऑर्डर पास हुआ है, उसके अगेंस्ट हमने ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर दिया, अब RA मजे नहीं ले सकता यहाँ पे, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील हो गया। हाँ, उसके अलग कोई मैटर होगा जो हमने अपील में नहीं फाइल किया हुआ, उसके अगेंस्ट वो दोबारा रिवीजन कर सकता है और ऑर्डर पास कर सकता है। अपील बिफोर AA यानी अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। पीरियड ऑफ 6 मंथ नॉट येट एक्सपायर्ड और मोर देन 3 एक्सपायर्ड। भैया मान लो कोई ऑर्डर पास हुआ है कोई पिछली अथॉरिटी में, और उस ऑर्डर पास होने के 6 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, तो भैया RA पंगा नहीं ले सकते उस ऑर्डर के अगेंस्ट। या जो भी ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, और ऑर्डर पास होने के 3 साल हो चुके हैं, एक्सपायर आफ्टर द पासिंग ऑफ डिसीजन सोट टू बी रिवाइज्ड, यानी कि जो ऑर्डर पास हुआ पिछली सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ के, RA की जो सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ है उन्होंने ऑर्डर पास किया, उसके 3 साल एक्सपायर हो गए हैं। भैया 3 साल तक तो RA कुछ ना कुछ कर सकती थी, अब एक्सपायर हो गया तो आप रिवीजन नहीं कर सकते उसके, यानी कि ऑर्डर पास होंगे 6 महीने में भी नहीं कर सकती, और 3 साल जब हो जाए उसके तब भी नहीं कर सकती।
ठीक है। ऑर्डर ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन एट अर्ली स्टेज, भाई पहले वो रिवीजन में जा चुकी है। अच्छा मेरे यहाँ पे ना, मेरे को लगता है यहाँ पार्शियल मर्जर लग रहा है और लग भी रहा है, क्योंकि जो टॉपिक पे हमने अपील फाइल की है वो तो आरे पंगे नहीं ले सकती उस टॉपिक पे, उस मैटर पे, लेकिन जो हमने अपील नहीं फाइल की है तो पार्शियल मर्जर वही हो गया कि भाई जो मैटर रह गया जिसमें हमने अपील फाइल नहीं करी, वो रिविजनल अथॉरिटी उठा के उस पर ऑर्डर दे सकती है दोबारा, अगर उसको लगता है ऑन मोशन से, इन्फॉर्मेशन से, या SGST UTGST कमिश्नर के थ्रू। ठीक है। सच ऑर्डर इज रिविजनल ऑर्डर। कोई ऑर्डर पहले ही आरए ने पास किया, उसको बोले कि नहीं नहीं सर आप दोबारा आप आरए दोबारा उसको एक रिवाइज करो, ऐसे नहीं होता। जो रिविजनल ऑर्डर है ना, उसको नहीं वो कर सकते पंगे। आरए में पास एनी ऑर्डर ऑन एनी पॉइंट विच हैज़ नॉट बिन रेज्ड, अभी डिसाइड किया, भाई पार्शियल मर्जर लग रहा है, डिसाइडेड इन अपील बिफोर AA ट्रिब्यूनल कोर्ट, तो 1 साल 3 साल ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा एक 5th पॉइंट हम एक बार दोबारा करते हैं। आरए में पास एन ऑर्डर और एनी पॉइंट विच हैज़ नॉट बीन रेज्ड एंड डिसाइडेड इन अपील बिफोर AA ट्रिब्यूनल कोर्ट। ठीक है, वो पॉइंट जो इन तीनों अथॉरिटीज़ में रेज नहीं किया गया। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आरए पास कर सकता है 5th पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब कब कर सकता है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन सच अपील। उस मान लो कोई मैटर था, अपील में चला गया और उस अपील का ऑर्डर आ गया और 1 साल एक्सपायर होने से पहले वो रिविजनल अथॉरिटी के पास जा सकता है, भाई मे पास एन ऑर्डर और एनी पॉइंट, हाँ ऑन एनी पॉइंट विच हैज़ नॉट बिन रेज्ड। ठीक है, कोई ऑर्डर पास हुआ, अपील में हमने फाइल करी, मतलब आरए के नहीं वैसे अपील फाइल करी किसी पिछली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बाद ट्रिब्यूनल में, और उस मैटर पे ऑर्डर आ गया ट्रिब्यूनल का, लेकिन जो उसके अलावा जो मैटर थे उस पर हम रिविजनल अथॉरिटी के थ्रू रिविजनल अथॉरिटी उस पर ऑर्डर पास कर सकती है। और कब है? उस ऑर्डर जो अपील का ऑर्डर था उसके 1 साल के अंदर। ठीक है, एक्सपायरी ऑफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर या बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डिनाइल फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल ऑर्डर इन मीन ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो पिछली सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है उन्होंने जो ऑर्डर पास किया उसका 3 साल अगर एक्सपायर नहीं हुआ है और जो मैटर अपील में नहीं गया, ये कंडीशन एक और है, एक तो वो जो 3 साल एक्सपायर नहीं हुआ है और जो मैटर जो अपील में नहीं गया है, उस मैटर के अगेंस्ट जो अपील में नहीं गया है आरए में पास एन ऑर्डर, या 1 साल एक्सपायर नहीं हुआ या 3 साल एक्सपायर, विच एवर इज लेटर। ये थोड़ा सा भसड़ा है लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अपनी विंडो को हिलाते हुए मैं सी पॉइंट पे आता हूँ। पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग लिमिटेशन ऑफ 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स कौन सा बोल रहा है ये? हाँ मेरे ख्याल से 5th पॉइंट वाला ही 3 ईयर है। ये कह रहा है कि डिसीजन ऑफ आरए इन्वॉल्व्स इशू विच इज इन डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट स्वीज, देन सच डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल ऑफ हाई कोर्ट स्वीज पेंडिंग। ठीक है, कोई हमने अपील फाइल करी थी और वो डिसीजन पेंडिंग है, देन सच पीरियड, हाँ अगर कोई हमने अपील फाइल करी है ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, और अपील फाइल करने से लेकर जो डिसीजन तक का पीरियड है उसका, उस तीनों अथॉरिटीज़ का, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, तो वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ये 3 साल में, जो भी एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स की बात कर रहा है। इफ़ आरए ऑर्डर स्टेड बाय ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कोर्ट। हाँ, अब हमने ट्रिब्यूनल या कोर्ट से स्टे ले लिया कि भैया अपनी रिकवरी प्रोसीडिंग में स्टार्ट करना, हाँ आप हमें स्टे दे दो, तो आरए इफ़ आरए ऑर्डर स्टेड, जो आरए ने ऑर्डर दिया उस पर स्टे लगवा दिया ताकि रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो हमारी, और वो स्टे का जो पीरियड होगा वो एक्सक्लूड किया जाए। अच्छा एक बात बताओ ना, ये जो ट्रिब्यूनल कोर्ट अगर स्टे देगी तो कुछ रीज़न से देगी ना, तभी वो लॉजिकली एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो और वो स्टे ऐसे भी नहीं देते, वो बड़ी केयरफुल तरीके से सारे फैक्ट्स वैक्ट्स का कंसीडर करके ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। एपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर GST लॉ। ठीक है, अभी हमने रिविजनल अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पढ़ा था, अब आ रहे ट्रिब्यूनल बड़े मतलब बड़े इतने बड़े लेवल के लोग हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चर क्या है इसका। कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि 2 टायर ट्रिब्यूनल है, एक तो नेशनल बेंच, रीजनल बेंच। नेशनल बेंच ये भाई नेशनल लेवल पे ये काम कर रही है, और स्टेट बेंच और एरिया बेंच। जैसे दिल्ली एक स्टेट है और उस स्टेट के एरियाज डिवाइडेड हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, नेशनल में रीजन बटे हुए हैं, जैसे अपना ICI है, नेशनल NIRC, CIRC, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, ये सब बटे हुए हैं। ऐसे ही नेशनल बेंच और रीजनल बेंच बटे हुए हैं। ठीक है, अब कहाँ गया माउस, कहाँ गया, हैव जुरिडिक्शन टू हियर सच इशूज इन डिस्प्यूट। अच्छा, नेशनल बेंच, रीजनल बेंच भाई प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए ही जो डिस्प्यूट होंगे कंसिडर करेगी, और अगर उनका कोई डिसीजन आता है उसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है तो सुप्रीम कोर्ट में होगी सीधा, प्लेस ऑफ सप्लाई के। सेक्शन 109, 109, 110, 111 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर है वो 109 में आता है। अब स्टेट एरिया, जिसमें ज्यूरिडिक्शन जो है डिस्प्यूट रिलेटेड अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड जितने भी है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई,
आपका क्लासिफिकेशन, रेट ऑफ टैक्स, दुनिया भर की चीज़ें जितनी हैं सारी, वो अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई वाले मैटर्स में आती है। डिसीजन आया कोई और फिर हमने हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी, लेकिन तब होगी जब सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ होगा, मतलब कोई लॉ अगर कंप्लाई नहीं किया गया है और लॉ के अंडर ही कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, तब हम अपील फाइल करेंगे। और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील फाइल करेंगे। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। ये देख रहे हो, प्रेसिडेंट, अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेंटर, नेशनल बेंच। प्रेसिडेंट इनके होते हैं, ठीक है, उनके फिर एक नेशनल और रीजनल बेंच होते हैं। जो भी नेशनल हमने पढ़ा उसमें आता है टेक्निकल मेंबर सेंटर, टेक्निकल स्टेट, और फिर रीजनल में आता है जुडिशियल। जुडिशियल मेंबर यानी कि जज ही होते हैं वो बेसिकली। और जो टेक्निकल मेंबर सेंटर स्टेट, ये बेसिकली इनको जीएसटी की नॉलेज होती है, ये वो होते हैं। अब ये आया सेंटर की बात, अब आती है स्टेट की, जिसमें स्टेट बेंच, एरिया बेंच। स्टेट में जुडिशियल मेंबर होता है, टेक्निकल मेंबर सेंटर स्टेट के। जुडिशियल यानी कि आपका जज के लेवल के ही होते हैं। अब हमें डिटेल, अच्छा है इसके अगेंस्ट ना कुछ वो है डिटेल, वो आप बुक में से पढ़ लेना जहाँ पे भी आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, बट कंसीडर जरूर करना। मैं तो ये बोलूँ, मुझे लगा नहीं कि यार ये वैसे इन पे ना ये मेरे ख्याल से एमसीक्यू आ जाए। जो सीए फाइनल दे रहे हैं उनको बता दूँ, यहाँ से एमसीक्यू उठ के आता है जनरली, तो इसको ढंग से कर लेना, ठीक है। जुडिशियल होता है, एरिया और स्टेट दोनों में होता है, टेक्निकल दोनों में ही होते हैं सेंट्रल स्टेट के, ठीक है। अब नोट पढ़ते हैं हम। अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग, वो भी 110 111 सेक्शन में दे रखी है। 109 हम स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही चुके हैं। अगर कोई मेंबर सीज करता है ओल्ड ऑफिस से, देन सच मेंबर, अच्छा कोई ऑफिस छोड़ के ही चला गया, सीज कर गया, अब वो डेड हो गया है या कहीं और उसने ज्वाइन कर लिया है, जॉब चल रही है उसकी कहीं और, तो वो अब उसकी अपील हियर नहीं कर सकता, अब वो एक्स हो गया। यानी कि जो भी मैटर ट्रिब्यूनल के बिफोर प्लेस होंगे उसको वो नहीं सुनवाई कर सकता उसकी। अगर कोई मेंबर एब्सेंट है, मतलब वो ऑन जॉब है, एम्प्लॉय है, बट वो एब्सेंट है उस दिन जिस दिन ये अपील, जिस दिन ये हियरिंग चल रही है, तो हियर्ड बाय बेंच ऑफ 2 मेंबर विद द अप्रूवल प्रेसिडेंट स्टेट। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब से अप्रूवल सेंटर के स्टेट के दोनों के कोई भी हो सकते हैं, और जिस दिन वो एब्सेंट है तो उनके अप्रूवल के साथ ही कोई 2 मेंबर उस हियरिंग को सुन सकते हैं। अपील में हियर्ड बाय बेंच ऑफ 2 मेंबर्स। इफ टैक्स आईटीसी विद ऑल ड्यूज नॉट एक्सीड 5 लाख और नॉट इन क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन सच अपील सैन की हियर बाय सिंगल। ठीक है भाई, टैक्स आईटीसी 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा और क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात भी नहीं है, तो कोई सिंगल मेंबर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए हर चीज़ में, बिना उसके नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर जीएसटी लॉ। प्रोसीजर क्या है अपीलेट ट्रिब्यूनल के? डेटी शैल नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड ऑन द बाय द, अच्छा यहाँ क्या रहा है कि बाउंड नहीं है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। However, it shall be guided by the principle of natural justice, power to regulate own procedure। भैया खुद जो उसको ठीक लगेगा वो करेगा। एक्चुअली ये जज वाला हिसाब होता है, जो कोर्ट में जैसे जज डिसाइड करते हैं ना डिसीजन, जो उनके फैक्ट सुनते हैं, हियरिंग करते हैं, वो सब नॉर्मल वो प्रोसीजर। इसलिए बोला कि प्रोसीजर लेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, आगे आएगा उसमें देखना वही है। 80 यहाँ पे मतलब है अपीलेट ट्रिब्यूनल। 80 हैव द सेम पावर एज वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वाइल ट्राइंग अ सूट। कोई सूट है यानी कि कोई केस है, उसकी ट्रायल चल रही है, वो दोनों की सुनवाई हो रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स, इन मैटर्स के थ्रू। तो भैया उसके पास सारी वही पावर है सिविल कोर्ट की जो एक कोर्ट के पास होती है। अब क्या क्या है वो पावर? फॉलोइंग मैटर्स ये है, सम्मन करना, इन्फोर्स करना। भैया आजा डिपार्टमेंट, क्या है तू घर पे बैठा हुआ है, तेरे लिए केस चल रहा है यहाँ पे, हम पागल स्टडी करे जा रहे हो, तू घर बैठा है। डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन और डिस्कवरी के लिए एविडेंस लेने, एफिडेविट पे, एफिडेविट यानी कि बेसिकली साइन करवा रहे हैं कि हाँ जो तू बोल रहा है वो लिख के दे और एक एफिडेविट पे साइन करके दे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 123, 124, 123, 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अच्छा एविडेंस एक्ट लग रहा है भाई, मतलब जो भी तुम लिख के दे रहे हो वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर आना चाहिए। रिक्विजनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ सच रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी ऑफिस। ठीक है भाई, किसी ऑफिस से वो कोई रिकॉर्ड भी मंगवा सकता है जो पब्लिकली अवेलेबल है, चुपके नहीं हो सका, नहीं जो पब्लिकली अवेलेबल है वो बात कर रहा है। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का मतलब है कि भैया ये जो सीए साहब गए हैं और वो कोई एक ऐसा बंदा लेके जाएंगे जिससे वो ऑफिसर पूछताछ करेगा। भैया या तो वो तैयार करके जाए उसको, नहीं तो आपने देखा ना कि जो जो सामने वकील होता है कोर्ट में, वो उसका एक अपना खुद का ही गवाह लेके आता है। ठीक है, अब उस गवाह को सामने वाला वकील क्रॉस एग्जामिन करता है, यहाँ पे वही होता है और पेंट उतार देता है, मतलब फिजिकली पेंट नहीं उतारता, वो क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछता है कि बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। मैंने फेस किया है, ऐसी बात नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, डिसमिसिंग ए रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी। तो भाई मतलब क्या था कि ठीक है यार कि पार्टी आ ही नहीं रही डिपार्टमेंट, ना कोई सीए आ रहा है ना कोई लॉयर आ रहा है उसका,
मतलब कोई नहीं आ रहा जीएसटी में अपना रिप्रेजेंट करने जीएसटी डिपार्टमेंट में, तो डिसमिस कर देता है उसको, जो भी इसका प्रोसीडिंग चल रही होती है, और उसको एक्स पार्टे का मतलब है कोई बंदा नहीं आया, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड कोई प्रोड्यूस नहीं किया उसने, फिर उसको एक्स पार्टे बना देते हैं। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट और एनी ऑर्डर पास बाय इट एक्स पार्टे। भाई सेट असाइड कर दिया, कोई मान लो किसी को एक्स पार्टे कर दिया और अभी भी टाइम पीरियड बचा है उसका, तो हो सकता है उसको सेट असाइड कर दे, उसको मतलब रिकवर कर दे, नॉर्मल ओरिजिनल उसकी पोजीशन पे ले आए। एनी अदर मैटर जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। ऑर्डर ऑफ 80 यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल मे एनफोर्स इन द सेम मैनर्स एज इफ इट वर अ डिक्री मेड बाय कोर्ट। कोर्ट की डिग्री है भाई। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, मेन बात तो अब आ रही है भाई, मैं भी थक गया। आज मैंने स्पेशली पानी रखा है, मुझे पता था ये चैप्टर ऐसा थका देगा। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल सेक्शन 112 113 ए पार्ट अपील बाय एसएससी, यानी कि डिपार्टमेंट भी अपील फाइल करने वाली है आगे जाके। पहले हम एसएससी की बात कर लेते हैं। तो डबल ए और आर ए, डबल ए यानी अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी। रिविजनल अथॉरिटी 108, अपीलेट अथॉरिटी किस में थी आपका, मेरे ख्याल से 107 में थी ना, अपीलेट अथॉरिटी 107। ऑर्डर ऑफ डबल ए आर ए, उसका कम्युनिकेशन में ऑर्डर का 3 मंथ के अंदर अंदर अपील फाइल करनी है एसएससी ने। एपीएल 05 प्री डिपॉजिट मैंडेटरी है, इसके लिए भी जब भी एसएससी अपील फाइल करेगा प्री डिपॉजिट है। कितना है हम आगे अभी कंसेप्ट आएगा बताते हैं। और 3 मंथ का कॉन्डोन ऑफ द डिले हो सकता है, सफिशिएंट कॉस्ट टू बी शोन। ठीक है, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, नॉर्मल है, कोई फर्क नहीं है। तो अब इसमें नोट्स पढ़ते हैं। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू रिफ्यूज़, अच्छा ट्रिब्यूनल के बिफोर में अपील फाइल हुई है। अब ट्रिब्यूनल ये कहते हैं कि ट्रिब्यूनल रिफ्यूज़ कर सकता है टू एडमिट एन अपील इफ टैक्स और आईटीसी और डिफरेंस इन टैक्स और आईटीसी और फाइन फी पेनल्टी इन सबको मिला के जो भी कहता है कि 50,000 से ऊपर नहीं। 50,000 के लिए तुम ट्रिब्यूनल में जा रहे हो, पागल हो गया। वो कह रहा 50,000 से एक्सीड नहीं कर रहा, यानी 50,000 तक है तो भाई अपील फाइल नहीं कर सकते। मोर देन 50,000 है, 50,000 ₹1 है, अरे ऑप्शन मिल गया अपील फाइल करने का, कंडीशन फुलफिल हो गई। अबे कोई करता है 20-20 करोड़ के, 40-40 करोड़, 100-100 करोड़, पता नहीं कितने करोड़, अरबों खरबों खरबों उसकी अपीलें फाइल होती है। क्या है 50,000, ये तो ऐसी लिमिट दे दी है। 50 लाख भी हो जाती ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, उससे ज़्यादा के केस इतने होते हैं। तो हमें क्या भाई, लिखा है लॉ में तो यही है। हाँ, लॉ में लिखा है 50,000 ट्रिब्यूनल की लिमिट है, अगर इससे एक्सीड करते हैं तो अपील फाइल कर सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, अच्छा मेरे को समझ नहीं आई, बंदा ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया, रिविजनल अथॉरिटी, एजुकेटिंग अथॉरिटी, कमिश्नर, सबको बात सबसे बता दिया, और भैया 50,000 का वो ऑर्डर एक्सेस कर रहा है, मतलब भाई टैक्स दे ही नहीं रहा, वो इतने का ऑर्डर है, वो तो फिर ट्रिब्यूनल पे जा रहा है बंदा। ऑफिसर को अपने लेवल पे निपटा देते हैं वैसे तो ये। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, मैंने कहा था ना कि जो रिस्पोंडेंट होता है उसको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, रिस्पोंडेंट वो होता है कि जैसे मैंने अपील फाइल करी है, मैं एसएससी हूँ और डिपार्टमेंट के अगेंस्ट मैंने अपील फाइल की है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट मेरा रिस्पोंडेंट है और उस डिपार्टमेंट को मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन सबमिट करके देना। फाइल बाय रिस्पोंडेंट 45 दिन में रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जब मैंने अपील फाइल करी डिपार्टमेंट के पास, तो सॉरी जो भी मेरी ट्रिब्यूनल है, मैंने ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करी है, तो ट्रिब्यूनल ना एक नोटिस भेजेगा उस रिस्पोंडेंट को, जो और यानी कि उस डिपार्टमेंट को, उस अथॉरिटी को, कि भाई 45 दिन में रिसिप्ट ऑफ नोटिस में अपना मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। बेसिकली क्या है क्रॉस ऑब्जेक्शन का मतलब है कि अगर तो कोई ऑब्जेक्शन है जो उस बंदे ने अपील में फाइल किया है तो उसका रीज़न दे, एक्सप्लेनेशन दे, जो सब है। फॉर्म APL 6 है, APL 5 में तो अपील फाइल हो रही है ट्रिब्यूनल में, APL 6 में मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन हो रहा है। एंड शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन इनिशियल टाइम ऑफ अपील, और ये पूरी जो प्रोसीडिंग्स है ये उतने ही टाइम में डिस्पोज होगी जो उसका जनरल टाइम पीरियड है। फीस फॉर फाइलिंग अपील एवरी 1,000 है फीस फॉर एवरी 1 लाख ऑफ टैक्स, लेकिन मैक्सिमम 25,000 हो सकती है। फीस शैल नॉट एक्सीड INR 225,000। प्री डिपॉजिट है, लेकिन अपील जब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक प्री डिपॉजिट नहीं दोगे, चाहे वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास है चाहे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास है, कोई भी है। तो आगे बढ़ते हैं, सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। अपील बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ AA RA अपीलेट सॉरी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी, जब उसका ऑर्डर आ गया उसके 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है APL 07 में। 5 और 6 तो पिछले कवर हो गए SSC वाले में। 6 आपका था रिस्पोंडेंट मेमोरेंडम क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा है,
ठीक है। और 7 आपका हो गया अपील बाय डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल के बेस में, यानी 5, 6, 7 अपील बिफोर ट्रिब्यूनल। और इसमें डिपार्टमेंट कोई प्री डिपॉजिट नहीं देने वाला, कोई नहीं देने वाला डिपार्टमेंट, वो लेता है कभी देता नहीं है, लेने वाला जब भी लेता लेता छप्पड़ फाड़ के कमिश्नर ऑन मोशन रिक्वेस्ट फ्रॉम SGST UTGST कमिश्नर, यानी कि जो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये CGST एक्ट में ही सारी प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं और उनको रिक्वेस्ट करें SGST UTGST कमिश्नर। एग्जामिन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर पास बाय AA टू सेटिफाई अबाउट द लीगैलिटी और प्रोप्राइटरी, वही बात है और अंडरलाइन की हुई है इसलिए मैंने। कमिश्नर में बाय ऑर्डर डायरेक्ट एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट, कमिश्नर भाई किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डायरेक्ट कर सकता है कि भैया आप अपील फाइल करो, सर सबॉर्डिनेट साहब आप हमारे बिहाफ पे अपील फाइल करो, आप हमारे डिपार्टमेंट की जान हो, शान हो, खान हो, पान हो, पान हो, खान हो, कुछ भी भाई कुछ भी बोलता है तो यार वीडियो में। सी पार्ट, ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, ओहो बोथ साइड्स, इस वाले को भी सुना और इस वाले को भी सुना। ट्रिब्यूनल आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स में पास सच ऑर्डर्स, अच्छा इस साइड साइड मतलब SSC को भी और डिपार्टमेंट को भी, पास सच ऑर्डर थिंक फिर जो भी इसको ठीक लगे कन्फर्म मॉडिफाई और एनुल द ऑर्डर अपील अगेंस्ट, रेफर द केस बैक, हाँ यहाँ है ना, रेफर द केस बैक, ट्रिब्यूनल के पास पावर है भाई, रेफर कर सकता है केस बैक AA को RA को, AA एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी, और टू दी ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी इस अथॉरिटी ने पास किया, हो सकता है डिप्यूटी असिस्टेंट हो और आपका एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर, कोई भी हो सकते हैं। विद सच डायरेक्शंस एज में थिंक फिट फॉर द फ्रेश एडजुडिकेशन, वो कह रहा है कि यार भूल जाओ पुरानी बातें, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, शुरू से करो अपने ऑर्डर वाली तैयारी, जो तुमने प्रोसीडिंग्स करी थी उसको फ्रेश तरीके से दोबारा फैक्ट्स वही सारी फाइल देखो, कंसीडर करो, और जो एडिशनल एविडेंस है वो भी लो, जो एविडेंस उसने दिए हैं SSC ने पहले वो तो ठीक है, जो कुछ एडिशनल एविडेंस भी देना चाहता है ले लो यार, कुछ दे ही तो रहा है, ले थोड़ी रहा हमारे से, तो ले लो यार एडिशनल एविडेंस इफ नेसेसरी। ट्रिब्यूनल में ग्रांट अप टू 3 एडजमेंट, हर जगह 3 एडजमेंट नहीं मिल रही है, सफिशिएंट कॉस्ट भी शोन देते हो, रीजन देते हो। लॉ प्रोवाइड्स एडवाइजरी टाइम लिमिट, अच्छा भाई ट्रिब्यूनल में भी 1 ईयर की एडवाइजरी टाइम लिमिट है, एक्सटेंड हो सकती है, तुम एक्सटेंड कर देगा, तुम उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, उसको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। ट्रिब्यूनल शैल सेंड कॉपी ऑफ ऑर्डर, सबको देगा भैया ऑर्डर की कॉपी तो भैया दिल खोल के बांटेगा वो, AA RA ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट कमिश्नर, जुडिशियल, SGST, दुनिया को बांट दिया पूरा उसने, अखबार में डाल दे मान लो अखबार में नहीं डालते, वो तो मजाक कर रहा हूँ। एवरी ऑर्डर शैल बी फाइनल बाइंडिंग होगा, और तुम अपील फाइल कर सकते हो हायर अपीलेट फोरम में, हो सक यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है। रेक्टिफिकेशन हो सकता है भाई, ट्रिब्यूनल है भाई, गलतियाँ तो होती हैं, इंसान बैठे हैं उसमें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलती हो गई मान लिया, अब उसको करेक्ट करते हैं। ट्रिब्यूनल कैन करेक्ट इट्स ओन ऑर्डर फॉर अपरेंट मिस्टेक्स, अपरेंट मैनी की मिस्टेक्स अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब सामने सामने दिख रही है कि यार मिस्टेक हो गई है, इसको ठीक करो, कुछ क्लैरिकल एरर हो सकता है, कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और कुछ कंप्यूटिंग एरर भी हो सकता है, मतलब इतना बड़ा नहीं, छोटा मोटा तो चल जाता है, बट हैव नो पावर टू रिव्यू नहीं कर सकता, वो रिविजनल अथॉरिटी अलग बना रखी है 108 में, तो रिव्यू वहीं होगी जो भी होगी, और उसकी लिमिटेशन के अंडर। करेक्शन शैल बी मेड विद इन 3 months ऑफ सच ऑर्डर, अगर ऑर्डर पास किया ट्रिब्यूनल ने तो उसके 3 महीने के अंदर करेक्ट कर सकते हैं। नो अमेंडमेंट शैल बी मेड अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड गिवन टू पार्टीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटी OOBH बेसिकली हम यूज़ करते हैं उसको, OOBH अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, ठीक है। अब आया प्री डिपॉजिट, अब मैं इसको फटाफट निपटाता हूँ, इसमें ज़्यादा नहीं। सेक्शन 107 112 107 है कि नो अपील शैल बी फाइल्ड बिफोर AA, यानी कि अपीलेट अथॉरिटी, जब तक वो पूरा अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सारी दुनिया भर की जो वैल्यूज़ हैं वो देगा नहीं, एडमिटेड बाय अपीलेंट एंड, यानी कि जो उसको लगता है कि जो AA जो उस ऑर्डर दिया है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने, जो ऑर्डर दिया उसमें अमाउंट दिया है, उसमें कुछ ऐसा अमाउंट है, मान लो 10 लाख का ऑर्डर दिया उसने, जिसमें 5 लाख आपको लगता है कि ठीक है वो 5 लाख देना बनता है, और जो बाकी का 5 लाख है वो आपको लगता है नहीं वो मेरे को नहीं देना चाहिए, SSC को लगता है कि नहीं देना चाहिए, तो उसका जो 10% है 10% वो रिमेनिंग अमाउंट इन डिस्प्यूट, जो अमाउंट इन डिस्प्यूट है उसका 10%, यानी कि 5 लाख प्लस 5 लाख का 10% यानी 50,000, ये टोटल अमाउंट। लेकिन जो 10% का अमाउंट होगा वो मैक्सिमम 25 करोड़ तक ही आपको देना है, अगर आपको लग रहा है, या 10% यानी कि 50,000 या 25 करोड़, विच एवर इज लोअर, लिखा नहीं है बट विच एवर इज लोअर है, कोई नहीं देता 25 करोड़, अगर आपका 10,000 20,000 का अगर डिस्प्यूट में अमाउंट देगा वो उतना ही, यानी विच एवर इज लोअर ही है। पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट, अच्छा क्यों दे रहे हैं प्री डिपॉजिट, ताकि उसकी जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है वो स्टे लग जाए उस पर,
अगर आपने अपील फाइल नहीं करी, अपील फाइल करने से पहले प्री डिपॉजिट नहीं किया, तो भैया रिकवरी ऑफिसर अपने मजे लेने शुरू कर देगा, वो सारी रिकवरी करेगा आपकी सारी एसेट्स से। ठीक है, बेटर है कि वो ना हो तो अपना अपील फाइल कर दो अगर आपको लग रहा है आपका इतनी रिकवरी हो सकती है, और आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टे भी हो सकती है उसके लिए। सेक्शन 112 सेम है, फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन। अगर अपील फाइल हो रही है ट्रिब्यूनल के पास, और फुल तो अमाउंट देना है जो आपको लगता है कि जैसे 5 लाख हुआ था, लेकिन और बाकी जो 5 लाख है उसका 20% यानी 1 लाख, मैक्सिमम ऑफ 50 करोड़। ठीक है, विच एवर इज लोअर, यानी कि 1 लाख या 50 करोड़ विच एवर इज लोअर, यानी कि 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख जाएगी इसमें, ताकि आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स पे स्टे लग जाए। इंटरेस्ट, मान लो ठीक है प्री डिपॉजिट दे दिया, ऑर्डर आ गया, और ऑर्डर में रिफंड बनता है, चाहे आपने ट्रिब्यूनल लेवल पर फाइल किया था अपील, चाहे आपने नॉर्मल आपका अपीलेट अथॉरिटी के पास फाइल किया था, 10% दिया था या 20% दिया था, तो ऑर्डर आ गया उसका, और मान लो उसमें रिफंड बनता है, उस रिफंड पे इंटरेस्ट लगेगा 56 सेक्शन में जो रेट दिया हुआ उसके अगेंस्ट। कब से लगेगा, जब आपने प्री डिपॉजिट दिया और जब आपका रिफंड आया, उसके बीच का जो पीरियड का नंबर ऑफ डेज निकलेंगे, वो 56 सेक्शन के अंडर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल था, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस बिफोर द एपिलेट अथॉरिटी और एपिलेट ट्रिब्यूनल। एपिलेट अथॉरिटी AA और AT के पास आपने एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस किए, अब उसने लिए नहीं लिए उस पर पढ़ते हैं। इसमें रूल 112 है, वो दमदार है बेसिकली। वो कहता है कि यार 112 ये कहता है कि कोई भी एविडेंस तुम प्रोड्यूस नहीं कर सकते AA और AT के पास। तुमने जब वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपनी प्रोसीडिंग कर रहा था, तुमने जो एविडेंस दिया वही है, लेकिन अब AA और AT के पास कब दे सकते हो वो हम आगे पढ़ते हैं, एक्सेप्शन है सेकंड पॉइंट में। कब, जब AA और AT where AA or AT refused to admit evidence which ought should have been admitted, adjudicating authority और appellate tribunal ने रिफ्यूज़ कर दिया। सॉरी, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कि कोई जो उसकी लोअर अथॉरिटी ने उसने रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसकी जो हायर अथॉरिटी होगी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। विच ought to should have been admitted where appellant prevented by sufficient cause, opportunity of being heard नहीं दी उसको, और उससे प्रिवेंटेड बाय, जब अपॉर्चुनिटी दी तो जो उससे डॉक्यूमेंट तो मांगे थे और उसको दिखाने भी नहीं दिया कि भाई लेके तो आया बट वो नहीं देख रहा, वो देखना ही नहीं चाह रहा। वेयर एपिलेंट प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बिफोर AA विच इज, भाई उसको एक तो पहले अपॉर्चुनिटी दी दिखाने की एविडेंस, और वो ग्राउंड ऑफ अपील के लिए रेलिवेंट भी थे। ठीक है, ये दोनों कंडीशन है। वेयर AA और AT में विदाउट अपॉर्चुनिटी दी उसको दिखाने के लिए। एविडेंस एडमिटेड अलॉन्ग विद द रीजन टू बी रिकॉर्ड। ठीक है, मान लो कोई एविडेंस एडिशनल एविडेंस वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका रीजन भी रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में। एडिशनल एविडेंस शैल बी एडमिटेड आफ्टर AA और ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ अलाउ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। एविडेंस वो एडिशनल एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उससे पहले OOBH देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, टू ताकि वो एग्जामिन कर सके एविडेंस डॉक्यूमेंट को और क्रॉस एग्जामिन कर सके एनी विटनेस को। एडिशनल एविडेंस कोई विटनेस भी हो सकता है, मतलब लगेगी जब विटनेस बन के जो जाता है ना उसकी लगती है अच्छे तरीके से। टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस और एनी विटनेस इन रिबुटल यानी डिलाइन ऑफ एडिशनल एविडेंस। मान लो कोई एडिशनल एविडेंस दिखाया और उसने डिनाई कर दिया, तो उसके रिप्लेसमेंट में कोई एक दूसरा एविडेंस भी आप दिखा सकते हो, या तो वो एविडेंस हो सकता है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कोई विटनेस हो सकता है। प्रोविजन ऑफ दिस रूल शेड नॉट अफेक्ट पावर ऑफ AA जो उसकी AA और AT एपिलेट अथॉरिटी और एपिलेट ट्रिब्यूनल की जो पावर है, वो अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगना चाहता है तो मांग सकता है, और विटनेस को बुलाना चाहता है तो वो बुला सकता है, टू इनेबल द डिस्पोज, ताकि अपील डिस्पोज कर सके। अब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन है भैया, कौन कौन डिपार्टमेंट में जाके रिप्रेजेंट कर सकता है, AA के पास, RA के पास, ट्रिब्यूनल के पास, कोर्ट के पास, सॉरी कोर्ट के पास तो नहीं, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट तक जो जा सकता है वो कौन कौन है वो देखते हैं। ही कैन बी रिलेटिव, रेगुलर एम्प्लॉय, एडवोकेट। अच्छा, रिलेटिव ना मतलब ये थोड़ी कि अब आप किसी उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या जो CEO उनके अगर रिलेटिव हो तो आप एलिजिबल हो गए, ऐसा नहीं है। जनरली कोई रिलेटिव होता है, और रिलेटिव भी कोई प्रोफेशनल होता है जो ये टैक्स मैटर्स हैंडल करता है, जिसका प्रोफेशन होता है। ठीक है, रिलेटिव या कोई एम्प्लॉय जा सकता है उसका जिसको टैक्स की नॉलेज है, GST की। एडवोकेट हो सकते हैं जो प्रैक्टिस में है, CA हो सकते हैं प्रैक्टिस में है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं प्रैक्टिस में, कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं प्रैक्टिस में, और GST पे प्रैक्टिशनर है, GST प्रैक्टिशनर जिसने एग्जाम दिया है GST लॉ के अंडर, उनकी बात कर रहे हैं। जो ऐसे GST प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, लॉ ये कहता है। और टैक्स गेजेटेड ऑफिसर्स यानी कि जो गेजेटेड ऑफिसर है जो टैक्स का काम करते थे, जो सर्विस देते थे गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम रिटायरमेंट रेजिग्नेशन, अगर उन्होंने 1 साल हो गया इनको छोड़े हुए तब जाके वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डिसक्वालिफिकेशन यानी कि कौन लोग नहीं कर सकते, जो डिसमिस हो चुके हैं, रिमूव हो सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस से, जिनको हाथ मार के निकाला हुआ है या कुछ कांड करा उन्होंने,
या उनका रिटायरमेंट नहीं, सॉरी रिटायरमेंट नहीं है, जो कांड करके आए हैं उनकी बात कर रहा है। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विद एनी प्रोसीडिंग्स अंडर एक्ट रिलेटिव टैक्स, टैक्स के रिलेटेड में जो जो एक्ट बने हुए कम आपका मतलब जैसे कॉर्पोरेट टैक्स वाले एक्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम एक्ट, जितने भी टैक्स रिलेटेड, एक्साइज, वेल्थ टैक्स, जितने भी टैक्स के रिलेटेड एक्ट हैं उनमें कहीं भी उन्होंने कन्विक्ट हुआ है वो ऑफेंस उनकी यानी प्रोसीडिंग्स में, तो वो नहीं एलिजिबल है, वो डिस्क्वालीफाइड है। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उनको लगता है कि वो मिसकंडक्ट किया उसमें गिल्टी माने गए तो डिस्क्वालीफाइड है। फॉर ऑल टाइम, जब से वो पैदा हुआ और लेके अब तक जो चल रहा है पीरियड तब तक। एडजज एज इंसॉल्वेंट, कोर्ट से उन्होंने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराया हुआ है, तो जब तक वो इंसॉल्वेंट उसका पीरियड कंटिन्यू रहेगा, यानी कि जब बंदा इंसॉल्वेंट होता है कोर्ट से ऑर्डर लाता है और उसके बाद वो जब नॉर्मल हो जाता है तो कोर्ट से फिर एक उसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट कराते होंगे कि भैया अब मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूँ, तो उस इंसॉल्वेंट जब तक वो रहता है उस पीरियड तक की बात कर रहे हैं। अपील टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील फाइल हो सकती है सेक्शन 117 में। ऑर्डर आया स्टेट बेंच या एरिया बेंच का, बताया था ना, स्टेट बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट जो मैटर्स अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई, कुछ भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन, रेट, टाइम ऑफ सप्लाई, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका गुड्स है नहीं है, सर्विस है नहीं है, कुछ और हो सकता है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई को छोड़ के जितने भी है उनकी बात कर रहे हैं। 180 दिन के अंदर फाइल करनी है जब तक वो ऑर्डर आता है उसका पिछली अथॉरिटी के थ्रू, यानी कि ट्रिब्यूनल वाली बात कर रहा है, ट्रिब्यूनल से ऑर्डर आया तो 180 दिन के अंदर फाइल कर सकते हैं। कॉन्डोन हो सकता है डिले सफिशिएंट कॉस्ट, अपील देनी है हाई कोर्ट को। और APL 08 7 तक तो हमने पढ़ लिए थे, 5, 6, 7 ट्रिब्यूनल में आए हुए थे सारे। 5, 6 तो आपका SSC का था, 7 आपका था डिपार्टमेंट वाला। हाई कोर्ट में एडमिट सच अपील इफ केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, भैया लॉ के अंडर ऑर्डर कोई पास नहीं किया हुआ लॉ के दायरे में या स्कोप में, तब वो अपील फाइल हो सकती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हियर्ड ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ, जो अपील में तुम क्वेश्चन बोल रहे हो कि यार ये डिस्प्यूट इस मैटर पे डिस्प्यूट है, उसी मैटर के रिलेटेड वो सुनेगा, इधर उधर की बातें नहीं सुनेंगे। हाई कोर्ट हैज़ पावर टू हियर ऑन एनी अदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन, अभी तो यार तक नहीं सुनेंगे भैया, वो आगे मैंने पढ़ा नहीं था ना, अब पढ़ा मैंने आप भी अब पढ़ा, आपने भी अब पढ़ा, इसलिए वो जो उसको क्वेश्चन फॉर्मुलेटेड था उससे भी सुनेंगे, और जो उसको लगता है कि यार कुछ लिंक निकल रहा है कहीं और से, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो उसका भी सुनते हैं, वो तब सुनेंगे। हाई कोर्ट डिलीवर सच जजमेंट कंटेनिंग ग्राउंड ऑन विच डिसीजन इज फाउंडेड एंड मे अवॉर्ड सच कॉस्ट, जो उनको ठीक लगे वो जजमेंट देंगे। एक चीज़, कोर्ट हमेशा जजमेंट देती हैं और जो अथॉरिटीज़ होती हैं ऑर्डर देती है और डायरेक्शन देती है और डिसीजन देती है, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया तो वीडियो पॉज करो, बैक करो, दोबारा सुनो। तो ही में डिटरमाइन एनी, अच्छा, एंड मे अवॉर्ड सच कॉस्ट, वो लगता है कि यार जो पार्टी एग्रीड है उसको उसके खर्चे भी दिलाएंगे, हो सकता है वो जो लीगल खर्चे हुए हैं, जो उसका नुकसान हुआ है, जो उसकी प्रॉपर्टी पे डैमेज हुआ है, वो सब दिलवाएंगे। वो डिपेंड करता है कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है। बाकी जानकारी के लिए किसी लॉयर से संपर्क करें। ही हाई कोर्ट में डिटरमाइन एनी इशू विच नॉट डिटरमाइंड बाय ट्रिब्यूनल और रॉन्गली डिटरमाइन, अच्छा ट्रिब्यूनल ने कुछ ऐसे मैटर है जो कंसीडर नहीं किए और कुछ जो कंसीडर किए वो गलत ही कंसीडर किए, उस पर ऑर्डर गलत दिए, तो हाई कोर्ट उस पर उस मैटर को कंसीडर कर सकता है। कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर लगने वाला है हाई कोर्ट के पास। अपील शैल बी हियर्ड बाय बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस, मेरे ख्याल से एक जज वो जिसको जो एक लॉयर हैं वो उनको अच्छी खासी नॉलेज है लॉ की, और एक वो जज होगा जो टेक्निकल जज होगा, टेक्निकल यानी कि जिनको GST लॉ की नॉलेज है, तो दोनों मिलके वो दे हो सकता है वो दे। फाइनल जजमेंट शैल बी डिसाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल जजेस, भाई सारे जज मिलके बोलो जय माता दी, तो मिलके बोलेंगे वो आपका जजमेंट, मिलके बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जजमेंट, इंक्लूडिंग जज हु हियर फर्स्ट, यानी कि जो भी जज बैठे हैं, जो सबसे पहला जज था हो सकता है एक और जज ने उसको ज्वाइन कर लिया हो। अच्छा, एक 8 पॉइंट में एक पॉइंट रह गया, अपील शैल हियर्ड बाय बेंच ऑफ नॉट लेस देन 2 जजेस, ठीक है। इफ पॉइंट्स ऑन विच टू जजेस डिफर, मान लो एक GST वाला कहता है नहीं यार ये ठीक है, और जो दूसरे मेंबर होते हैं, जो जुडिशियल मेंबर होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये है, दोनों की कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है ओपिनियन में, तो एक और जज उसी कोर्ट का, हाई कोर्ट का ही उनको ज्वाइन करेगा, 3 जज हो गए, अब उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होने वाला, और जो भी फाइनल जजमेंट आएगी, जो तीनों की मेजॉरिटी निकलेगी, वो जजमेंट दी जाएगी फाइनल। लेकिन जो सबसे पहले जज थे वो दोनों वो भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, यानी कि जो तीसरा आगे सिर्फ वही ऑर्डर देगा, ऐसा नहीं है, ये कोई वीटो पावर थोड़ी है कि जो तीसरा जज आके ज्वाइन करेगा तो वही पावर जो यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं, तीनों जज मिलकर जो फाइनल ओपिनियन होगा वो देंगे। प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी मेड, भैया प्री डिपॉजिट देना ही पड़ेगा, चाहे आप ट्रिब्यूनल लेवल तक तो आप गए होगे तो आपने प्री डिपॉजिट दिया होगा, ठीक है, लेकिन वो हाई कोर्ट चाहे तो उस पर स्टे लगा सकता है, आपने सुना है ना कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आए हैं, ये वही है कि भैया प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू मेड, अदरवाइज अ स्टे ऑब्टेन पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द अपील,
जो रिकवरी प्रोसीडिंग अगर चल रही है तो वो रिकवरी प्रोसीडिंग ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद ना हो, इसीलिए वो हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया कि भैया रिकवरी प्रोसीडिंग रुकवा दो, हमने आपके पास अपील फाइल की है, लेकिन प्री डिपॉजिट तो देना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट या नेशनल रीजनल बेंच। अब आती है प्लेस ऑफ सप्लाई की बात। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड ऑर्डर आया है नेशनल रीजनल बेंच में तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया था अभी 117 में तो भी हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। टाइम पीरियड मुझे नहीं मिला इसका, तो आप एक बार खुद सर्च करना कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपील फाइल करने का टाइम पीरियड क्या है। APL 08 है, क्योंकि 118 है तो 08 है। एक मिनट मैं कंफर्म कर लूँ कि इसका 08 था। मेरे को तो भाई कोई दिखा नहीं, तो मैं ये ना करेक्ट कर देता हूँ, रुको। कोई फॉर्म नहीं है इसका वैसे, तो यानी कोर्ट के अपने कोई फॉर्म होंगे उसके अंडर फाइल हो रहे हैं, ठीक है। अपील टू, सॉरी अबे यार भाई क्या करता है, कॉपी पेस्ट मारता लेकिन करेक्ट नहीं करता। तुम, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया, तुम ना कॉपी पेस्ट मारते हो, है ना। हाँ भाई कॉपी पेस्ट मारते हैं, क्या करें, आपका टाइम भी बचाना होता है, इसलिए जल्दी जितनी जल्दी हो सकते क्वालिटी में सफ़र नहीं करते। हाँ बट ये है कि जो गलतियाँ होती हैं अगर दिखती हैं तो करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड मुझे नहीं मिला कि सुप्रीम कोर्ट में कब तक अपील फाइल करनी है, अगर आपको मिलता है तो आप अपने यूज़ कर लेना उसको। अपील, अब नोट करते हैं, अपील बाय द पार्टी एग्रीड और ऑन मोशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो पार्टी है वो अपील फाइल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद भी देख सकता है। कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर लगते हैं, प्री डिपॉजिट देंगे, नहीं तो अनलेस स्टे ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो ताकि रिकवरी प्रोसीडिंग ना स्टार्ट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट कैन वेरी कन्फर्म और रिवर्स द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड मे अवॉर्ड कॉस्ट। और जो एग्रीड पर्सन है चाहे तो उसको बोलता है कि यार तू, मतलब सामने वाले से एग्रीड पर्सन को उसके खर्चे दिलवा सकते हैं, और जो ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने या जो पिछला ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने दिया था उस पर वेरी कन्फर्म और रिवर्स भी करवा सकते हैं। इट कैन ऑल्सो रिमाउंड द मैटर ऑफ फ्रेश कंसिडरेशन। वो कहते हैं कि यार तुम बहुत अच्छा खासा तुमने लॉ पढ़ा है, तुम एक बार दोबारा कंसीडर करो जो भी फैक्ट्स हैं, फिर मेरे पास आना। सम्स ड्यू टू बी पेड नॉट विद स्टैंडिंग अपील 119। सम्स ड्यू टू द कमिश्नर शैल बी पेबल इन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स फॉर। जो भी कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिए हैं पिछले, तो जो सम जो ड्यू है उनको देना ही पड़ेगा। अपील नॉट बी फाइल इन सर्टेन केसेस। 120, भैया किस किस केस में अपील नहीं हो सकती। बोर्ड में फिक्स मॉनेटरी लिमिट्स, बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उनकी बात कर रहा है कि बोर्ड में फिक्स मॉनेटरी, भाई अपील फाइल करनी है तो उसकी एक लिमिट डाल दी, मॉनेटरी लिमिट वो है। नॉन फाइलिंग ऑफ अपील बाय CGST ऑफिसर, कोई CGST ऑफिसर है उसने अपील नहीं फाइल करी तो वो प्रिक्लूड नहीं हो गया, यानी कि उसका राइट खत्म नहीं हो गया, वो दोबारा अपील फाइल कर सकता है। नो पर्सन कैन कंडक्ट द CGST ऑफिसर एक्विस्ड अलाउ और परमिट, यानी कि एक्विस्ट का मतलब है अलाउ और परमिट। नो पर्सन कैन कंडक्ट दैट CGST ऑफिसर हैज़ एक्विस्ट इन द डिसीजन ऑन द डिस्प्यूट इशू बाय नॉट फाइलिंग अपील। भैया वो लोग कह रहे हैं कि तूने अपील ही फाइल करी, जनरली तो अपील फाइल करता है, डिपार्टमेंट को बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता भैया, ऑफिसर की मर्जी है, वो अपील फाइल करना चाहे तो कर सकता, नहीं करना तो नहीं कर सकता। तुम्हें छोड़ दिया, तुम बच के निकल गए, बस ये मान के चलो। 80 यानी अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट हैव रिगार्ड टू सर्कमस्टांसिस, वो कंसीडर करेंगे सर्कमस्टांसिस कि भैया क्यों ऑफिसर ने अपील फाइल नहीं करी, ठीक है। और नॉन अपीलेबल डिसीजन और ऑर्डर्स कौन कौन से हैं 1 to 1 में। ऑर्डर ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफ़र, अगर वो कमिश्नर साहब कहते हैं कि ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम प्रोसीडिंग से वन ऑफिसर टू अनदर, उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं हो सकती। नॉन अपीलेबल डिसीजन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीज और रिटेंशन ऑफ बुक्स, कोई बुक्स तुम्हारे रजिस्टर्ड या कोई डॉक्यूमेंट सीज हो गया या रिटेन हो गया तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं फाइल होती। ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, तुम्हारे पे कोई प्रोसिक्यूशन लग गया तो भैया ये थोड़ी कि मेरे को प्रोसिक्यूटर मत बनाओ, ऐसा थोड़ी होता है। ऑर्डर पास मतलब उसके अगेंस्ट अपील नहीं फाइल सकती कि मेरे को प्रोसिक्यूटर क्यों बना दिया तुमने। ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 80 पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट, टैक्स इन इंस्टॉलमेंट कर दी, सामने वाले को टैक्स इंस्टॉलमेंट दे दिया, मुझे अलाउड कर दिया, तो उसके अगेंस्ट अपील ये नहीं होती। तो वीडियो को हम इतना ही हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए कंसेप्ट के साथ, और GST से रिलेटेड ही होगी। तो आप पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन चालू रखिए, नंबर एटलीस्ट 4 बार रिवीजन करिए हर सब्जेक्ट को जितना पॉसिबल हो, और ये टैक्स वाले चैप्टर, टैक्स वाले सब्जेक्ट तो एटलीस्ट 4 बार रिवाइज करिए जिनके एग्जाम है। और जो प्रैक्टिस में है बार बार ये PPT ही देख लो, वीडियो ही सुन लो, तो हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिल जाए। और अगर आपको कुछ हेल्प मिलती है तो मेरा यही पर्पस है वीडियो बनाने का। और लॉ पढ़ते रहिए,
और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।